हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर एबी क्रैकिंग मंत्रा। तो हमने पिछली बार इंटरनेशनल रिलेशंस के वीडियो देखा था। आपने देखा नहीं रहा तो यहाँ पे आई लिंक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का क्लियर किया है और मेंस भी दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा नाम और रोल नंबर है। तो एनवायरमेंट जून 2022 का हम देखते हैं। तो पहली न्यूज है स्टॉकहोम +50। +50 क्यों लिखा है? तो 1972 में जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसको पूरे 72 के बाद +50 क्या है तो 2022 आता है, इसलिए इसको पूरे 50 साल हो गए। और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस क्या थी उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देखते कि क्या हो रहा था पूरा, मतलब ये कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई थी। तो जो क्लाइमेट चेंज की जो बात है, मतलब ज्यादातर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद काफी हमें क्लाइमेट के रिगार्डिंग काफी चेंजेस दिखने मिल गए थे, क्योंकि पोल्यूशन लेवल्स काफी बढ़ गए थे। तो उसके रिगार्डिंग यूएन जनरल असेंबली में 1968 में पहली बार डिस्कस किया गया था कि क्लाइमेट चेंज ऐसा हो रहा है। तो उसके आगे काफी रिसर्च किया गया कि CO2 लेवल से अगर ज्यादा बढ़ गए तो ये करीबन 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है ग्लोबल टेम्परेचर, और वो काफी डेंजरस हो सकता है। और ये जो आइडिया थी वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में पहले प्रपोज किया गया था स्वीडन ने, इसलिए इसे स्वीडिश इनिशिएटिव भी बोला जाता है। अभी हम देखते हैं कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था। तो ये तो कॉन्फ्रेंस का नाम पहले तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम, ऐसा इसको ऐसा भी बोल सकते हो, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, या फिर ये नाम भी बोल सकते हो, जो कि 5 से लेकर 16 जून 1972 को ऑर्गेनाइज किया गया था या फिर हेल्ड किया गया था। और ये पहली ग्लोबल कन्वर्जेंस थी जो प्लानिटरी एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग कुछ बोल रही थी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग कुछ ऐसे बड़ा इनिशिएटिव नहीं लिया गया था इसके पहले। तो इसलिए ये काफी बड़ा इनिशिएटिव था। और इसका थीम था ओनली वन अर्थ, मतलब अपने पास तो एक ही अर्थ है फिलहाल। तो अभी इलॉन मस्क चल रहा है उनका कि जो सैटर्न का जो मून है, मेजरली टाइटन, तो उस पे काफी ज्यादा इनका रिसर्च चल रहा है कि वहां पे ह्यूमन लाइक, मतलब गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं उसे। गोल्डीलॉक जोन मतलब क्या? तो उसमें अर्थ जैसा एनवायरनमेंट रहता है, मतलब लिविंग एनवायरनमेंट रह सकता है, उसकी थोड़ा सा संभावना है। तो वो अलग बात है, पर उसके ऊपर भी वो काफी ज्यादा ये भी चर्चा है कि इस पे कैसा एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो अलग इशू है। तो ये कॉन्फ्रेंस में 122 कंट्रीज पार्टिसिपेट किया था। इसके आगे हम देखते हैं पूरी टाइमलाइन क्लाइमेट चेंज की कैसी टाइमलाइन रही है अभी तक। इसके बाद काफी बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए गए थे, जैसे 72 में ये एनवायरनमेंट हो गई थी, कॉन्फ्रेंस हो गया था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। उसके बाद 73 में साइट्स, मतलब 72 होने के बाद 73 में साइट्स, जो कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑन ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इस पर काफी ज्यादा जो स्पीसीज है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये साइट्स में इन्वॉल्व है या नहीं। बाद में 73 5 जून को वर्ल्ड ने सेलिब्रेट किया था पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को, इसलिए। और उसकी भी थीम थी वन ओनली वन अर्थ, मतलब इसका ही बोल सकते हो थीम उठाया था। फिर बाद में 79 में CMS, जो कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, इसे बॉर्न कन्वेंशन भी कहा जाता है, वो अडॉप्ट किया गया था। बाद में UNEP ने लॉन्च किया था मोंटेविडियो प्रोग्राम फॉर ग्लोबल एनवायरनमेंट लॉ मेकिंग एंड लीड टू मेजर एग्रीमेंट्स। जैसे कुछ कुछ मेजर एग्रीमेंट भी थे, जैसे बेसेल, स्टॉकहोम, रॉटरडैम कन्वेंशंस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बाद में 1987 में वर्ल्ड ने अडॉप्ट किया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये किस पे था? तो जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेस रहते हैं, तो उन्हें खत्म करने के लिए या फिर उसे कम करने के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है वो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में और जो बोल्ड भी किया है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और 1988 में IPCC, अगर आपको CC को इसको ऐड करना है ऐसे, मतलब 1988 हो जाएगा, इसलिए IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ये लॉन्च हुआ था 1988 में। फिर 1989 में बसल कन्वेंशन, जैसे हमने ये सब डिस्कस किया, बड़े बड़े यूएनईपी ने लॉन्च किए हैं, मतलब इसके वजह से आगे के एग्रीमेंट्स लॉन्च हुए हैं। फिर 1991 में ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी वो लॉन्च हो गई थी। फिर बाद में इस सब के बाद में 1972 के बाद आप बोल सकते हो कि 1992, मतलब ऐसा भी बोला जाता है स्टॉकहोम +20 भी हो सकता है। चल, तो 1992 में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसे अर्थ समिट भी कहा जाता है, और ये रियो डी जेनेरियो, मतलब जो ब्राजील है, उसमें हो गया था। और ये 20th एनिवर्सरी थी 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की। तो इसके 20 साल बाद तुरंत, मतलब 20 साल के बाद ये कॉन्फ्रेंस बड़ी ऑर्गेनाइज हो गई थी। और इसके आउटकम्स क्या क्या थे? तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 3 थे एक्चुअली, UNFCCC, और थर्ड मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। इसके 3 आउटकम आ गए थे 1992 के जो अर्थ समिट थी उसमें से। तो फिर बाद में 1997 में यूएनईपी ने रिलीज किया पहला ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, मतलब ये रिलीज करता है, यूएनईपी एक रिपोर्ट रिलीज करता है, काइंड ऑफ बोल सकते हो आप।
फिर 1998 में स्टेट ने अडॉप्ट किया रॉटरडैम कन्वेंशन। फिर 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। फिर बाद में कार्पेथियन कन्वेंशन, ठीक है, ये इतना तो नहीं है। फिर बाद में 2007 आईपीसीसी ने नोबेल पीस प्राइज जीत लिया था। फिर 2008 में यूएन रेड प्लस, मतलब यूएन रेड, बाद में रेड प्लस भी आ गया था, वो लॉन्च हो गया था। फिर 2012 में ये अलग एस्टेब्लिश हो गया था, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बाद में सबसे बड़ी मतलब अच्छा आउटकम आने वाला था तो ये थी पेरिस एग्रीमेंट, जो कि 2015 में किया गया था इसे, और इसे COP21 भी कहा जाता है। कि ये COP21 क्या है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है ये। तो अभी 21st थी ये जो कॉन्फ्रेंस हो गई थी, इसलिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या फिर UNFCCC बोल सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग थी। फिर बाद में 2015 में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया गया था, जो कि फाइनल डेट थी 2030। मतलब पहले MDG थे, मिलियन डेवलपमेंट गोल्स थे 2000 से लेके 2015 तक, और 15 से लेके 30 तक ये SDG आ गए। फिर 2021 में यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन को लॉन्च किया गया था। फिर इसको ही बाद में 2021 में ही यूएन डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिगिंस, मतलब ये डिकेड बताया जाता है। फिर 2022 में 5th सेशन हो गया था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली, जो कि नैरोबी में था, और एक हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन लाया गया कि प्लास्टिक को खत्म करना है हमें, और ये इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग किया गया था बाय 2024। तो ये पूरी हिस्ट्री थी एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग। तो इस पर हम देखते हैं छोटा सा क्वेश्चन। अभी रिसेंटली जो स्टॉकहोम +50 मीटिंग कन्वीन की गई थी यूएन जनरल असेंबली ने, तो वो किसके मतलब कमोमरेट, मतलब ये किसको मनाती है, जो +50 है किसको मनाया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हो ऑप्शन, और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अभी न्यूज है इको सेंसिटिव जोन के बारे में। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया है, समझो ये नेशनल पार्क है, तो उसका जो बाउंड्री रहेगी उससे 1 किलोमीटर आगे तक ये इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए, मिनिमम 1 किलोमीटर होना चाहिए। तो ये इनका गाइडलाइंस था। अभी इस पर भी सवाल घुमा सकते हैं, 1 किलोमीटर है या 100 मीटर है या 1000 मीटर है, मतलब 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर हो गया, ऐसे भी फंसा सकते हैं, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। अभी की हाइलाइट्स क्या है इस जजमेंट के, वो देखते हैं हम। तो पहले सेंटर ने क्या किया था, एक फिक्स्ड बाउंड्री तय की थी, मतलब अगर ये नेशनल पार्क है तो उसके अराउंड 10 किलोमीटर रहना चाहिए। अभी सभी स्टेट्स के लिए तो ये पॉसिबल नहीं, कुछ स्टेट्स काफी स्मॉल भी है, और जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क है मुंबई में, तो वो काफी लग के ही है, मेट्रोपोलिस जो है तो उसको लग के और लागू ही नहीं होता। तो इसके वजह से इन्होंने क्या किया, फिर जो एग्जिस्टिंग है वो 1 किलोमीटर के आगे होना चाहिए। अगर कोई ज्यादा लिमिट रखता है तो अच्छी बात है, पर मिनिमम तो 1 किलोमीटर रहना चाहिए। और बाद में माइनिंग जो है, जो नेशनल पार्क में की जाती है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वो परमिट नहीं की गई, मतलब परमिशन नहीं है उसकी। और जो बिड्थ है ESZ की, इको सेंसिटिव जोन की, तो उसे डायल्यूट किया जा सकता है जैसे आपको पब्लिक इंटरेस्ट के रिगार्डिंग रहेगा। मतलब अगर काफी ज्यादा पब्लिक है तो उसके रिगार्डिंग भी हम मतलब जो भी सेंसिटिव जोन है वो कम ज्यादा कर सकते हैं, अगर पब्लिक इंटरेस्ट को अगर हर्ट हो रहा रहेगा तो बाकी तो इतना ही है, ये काफी इंपॉर्टेंट था। अभी हम देखते हैं ये इको सेंसिटिव जोन होता क्या है। जो इको, अभी जैसे सेंसिटिव है, सेंसिटिव मतलब क्या रह सकता है, जो एनिमल्स है उनको खतरा रह सकता है, बाहर के जो भी इंटरवेंशन होते हैं उसका, या उनके जो हैबिटेट है उनको हैम्पर हो सकता है, तो इसलिए ये सेंसिटिव जोन रहता है, और ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अभी ये इनका एनवायरनमेंट है समझो, और ये हमारी सिटी है, तो इसके बीच में जो भी रहेगा, अगर ये सिटी लग के रहती है तो ये काफी इंटरवेंशन हो सकता है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए ये सेंसिटिव एरिया रहता है ये पूरा, तो इसलिए ये इको सेंसिटिव जोन माना जाता है। और ये जो इको सेंसिटिव जोन है वो किसके अंडर आता है, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर आता है। और पहले कितना था, जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने स्टिपुलेट किया था, तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया गया था जो लैंड है विद इन 10 किलोमीटर ऑफ द बाउंड्री ऑफ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है उसके इर्द गिर्द 10 किलोमीटर जो भी एरिया है उसे इको सेंसिटिव जोन माना जाएगा, जो कि अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता है। तो वही है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, एक ट्रांजिशन जोन रहता है, जो लेसर प्रोटेक्टेड एरियाज रहते हैं उन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करना बस। और कुछ कुछ एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है, मतलब उसे अलाउ नहीं किया गया, जैसे कि कमर्शियल माइनिंग हो गया, मिल्स हो गए, इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन हो गया, फिर मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जैसे कि डैम्स वगैरह उसका भी अलाउड नहीं है। फिर कमर्शियल यूज ऑफ वुड, मतलब आप डिफॉरेस्टेशन नहीं कर सकते इस एरिया में। फिर टूरिज्म एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, जैसे कि हॉट एयर बलून्स वगैरह, मतलब जो हॉट एयर बलून रहते हैं ऊपर उड़ने वाले, उसके ऊपर नेशनल पार्क के ऊपर नहीं घूम सकते। और जो सॉलिड वेस्ट या फिर जो डिस्चार्ज रहता है हजार्डस सब्सटेंसेस का, तो वो भी अलाउ नहीं किया जाता इस एरिया में। और कुछ कुछ रेगुलेट किए जाते हैं एक्टिविटीज, जैसे कि फेलिंग ऑफ ट्रीज, या फिर जो पेड़ वगैरह गिरते हैं, या फिर होटल रिसोर्ट्स कुछ कुछ खोल सकते हो, फिर या फिर कमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर, मतलब नेचुरल वाटर आप बेच सकते हो।
फिर जो इलेक्ट्रिक केबल है वहां पे आप डाल सकते हो। फिर ड्रास्टिक चेंज ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, जैसे कि टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सकते हो पेस्टिसाइड्स में। मेजरली जो एग्रीकल्चर सिस्टम्स है उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। और फिर वाइडनिंग ऑफ रोड्स, थोड़ा बहुत वाइड कर सकते हो। और पूरी तरह से अलाउ करने वाले कौन से है एक्टिविटीज, तो ऑनगोइंग एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस, या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब जो ग्रीन इनिशिएटिव रहते हैं अच्छे से, मतलब ज्यादा हैम्पर नहीं करते उनके एनवायरमेंट को, वो पूरी तरह से अलाउ करेंगे। जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विंड हो गया, सोलर हो गया, बता सकते हो। मतलब एडॉप्शन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉर ऑल एक्टिविटीज, जो भी ग्रीन इनिशिएटिव लेते हैं उनको पूरी तरह से अलाउ किया गया है। तो इसी पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्चुअली यूपीएससी द्वारा पूछा गया है, यूपीएससी 2014 में। तो आप ये दो स्टेटमेंट्स है, इसमें से कौन सा करेक्ट है वो चूज करना है आपको। तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। अभी न्यूज है हीट वेव्स के रिगार्डिंग। तो अभी लैंसेट का एक रिपोर्ट आया था कि उसमें कहा गया था कि जो हीट वेव्स है उनकी फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ गई है, और इसकी जो एक्सट्रीमनेस है वो भी काफी बढ़ गई है। ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा इंक्रीज हो गया है एक्सट्रीम हीट 1990 से लेकर 2019 तक। अभी ये जो डाटा है, तो आप एक छोटी सी डायरी कर सकते हो, उसके अंदर ये लिख सकते हो हीट वेव्स के रिगार्डिंग। और ये जो डाटा है आप मेंस आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हो, एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू। इंट्रोडक्शन में काफी इंप्रेसिव रहता है ये, अगर ऐसे रिपोर्ट्स आप लिख लेते हो तो। और आपको एक्स्ट्रा एज भी मिल जाता है अदर कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग। और इसमें ये भी कहा गया था जो 5 वार्मेस्ट ईयर्स है जो इंडिया में रिकॉर्ड किए गए, वो अभी लास्ट डिकेड में ही हुए हैं। मतलब ये डिकेड बोल सकते हो, ठीक है। अभी हीट वेव क्या है, तो एक हीट वेव एक ऐसा पीरियड रहता है जनरली उसमें ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड है वो मई जून रह सकता है, या फिर कुछ कुछ केसेस में एक्सटेंड भी हो सकता है जुलाई तक। तो कितना टेम्परेचर है वो हम आगे क्राइटेरिया देखेंगे ही। और आईएमडी ने भी बताया कि ये जो फ्रीक्वेंसी है काफी बढ़ गई है, टेम्परेचर रेंज काफी बढ़ गया है। इसका आप देख सकते हो ये नंबर्स है जो कि इंक्रीज हो गए थे 413। पहले कितना था 1981 से 1990 में 413 आ गए थे, और अभी 600 के ऊपर गए हैं 2011 से लेकर 2020 में। और ये रीजन क्या है आपको पता ही रहेगा, जो इंक्रीजिंग इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, उसकी वजह से ये काफी बढ़ गए हीट वेव्स। अभी क्राइटेरिया क्या है वो हम देखते हैं। अभी जो क्राइटेरिया ये डिसाइड करते हैं डिक्लेयर करने का हीट वेव, तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टेम्परेचर रहते हैं। जैसे कुछ कुछ रीजन्स में 40 डिग्री सेल्सियस काफी नॉर्मल माना जाता है, मतलब उनके लिए काफी नॉर्मल है। पर कुछ कुछ जगह पर ये काफी एक्सट्रीम या सीवियर हीट वेव हो सकता है। तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने पूरा बाइफर्केशन किया है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कितना रहना चाहिए। तो जो प्लेन एरियाज में 40 डिग्री सेल्सियस अगर रहा मैक्सिमम टेम्परेचर, तो उसे माना जाएगा हीट वेव। अगर 30 डिग्री सेल्सियस रहा हिली रीजन्स में, तो उसे ये माना जाएगा, क्योंकि हिली रीजन्स में काफी टेम्परेचर नीचे रहता है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की चांसेस कम ही रहते हैं। ऊपर जैसे जाते हैं तो उधर कोल्डनेस भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर बाद में जो नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है एक स्टेशन का, अगर उसके नीचे या फिर उसके बराबर 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहा, और उसके ऊपर अगर ये 5 डिग्री या 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है नॉर्मल टेम्परेचर से, तो उसे हीट वेव कंडीशन माना जाएगा। वैसे ही 60 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ता है तो उसे सीवियर हीट वेव कंडीशन माना जाएगा। ये काफी टेक्निकल, इतने एक बार इसे पढ़ लीजिए, पर ये काफी इंपॉर्टेंट है इतना। फिर वैसे ही अगर 40 डिग्री से ज्यादा रहा नॉर्मल टेम्परेचर, 4 या 5 डिग्री से बढ़ गया, तो उसे हीट वेव कंडीशन में कंसीडर किया जाएगा। तो इसके ऊपर हम देखते हैं क्वेश्चन। अब ये भी यूपीएससी 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। What are the possible limitations of India in mitigating global warming at present and in the immediate future? मतलब इंडिया ने क्या क्या पॉसिबल लिमिटेशन है, मतलब इंडिया क्या किसमें ऐसा क्या बाधाएं आ रही है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को हम कम नहीं कर पा रहे। तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, ये 3 ऑप्शन है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अभी रिसेंटली राजस्थान ने लेटर ऑफ इंटेंट किया गया था कि हमें राजस्थान के अंदर यूरेनियम की माइनिंग करनी है, तो उसके रिगार्डिंग पूरी न्यूज थी। तो ये यूरेनियम क्या है उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। ज्योग्राफी में एक सेक्शन है सोर्सेज के रिगार्डिंग, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का है ये सेक्शन। तो उसमें इंडिया और वर्ल्ड का पूरा बताया है। तो ये मेंस में भी आता है और प्री में भी आएगा, चांसेस बढ़ जाते हैं इसके। तो यूरेनियम क्या है, तो यूरेनियम नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जो कि लो कॉन्सेंट्रेशन में रहता है सॉइल, रॉक और वाटर में। ये हार्ड, डेंस और मेलिएबल, मतलब डक्टाइल है, सिल्वर व्हाइट है और रेडियो एक्टिव मेटल है ये। और इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा रहती है। अगर इसे छोटे टुकड़ों में किया तो ये रिएक्ट भी करता है कोल्ड वाटर से। तो ये इसके प्रॉपर्टीज थे सब। तो अभी इसके एप्लीकेशंस क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके एप्लीकेशन जैसे आपको पता है न्यूक्लियर एनर्जी इसे बना सकते हैं हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। मेजरली मेन यूज यूरेनियम का तो सिविलियन सेक्टर में किया जाता है, जो कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट रहते हैं उसमें ही न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जाता है। अभी यूरेनियम कौन सा, तो यूरेनियम 235 आइसोटोप, तो इसे किया जाता है। फिर बाद में मेकिंग एटॉम बम, वो तो आपको पता ही है। फिर शील्ड अगेंस्ट रेडिएशन, जो डिप्लीटेड यूरेनियम रहता है उसे शील्ड भी यूज किया जाता है अगेंस्ट रेडिएशन ही।
मेडिकल प्रोसेसेस में किया जाता है जनरली, जो थेरेपी वगैरह उसमें। फिर यूज्ड एज काउंटरवेट्स इंडस्ट्री। फिर रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड में, जो कि आइसोटोप यूरेनियम 238 है उसे। फिर बाद में फर्टिलाइजर, एज अ फर्टिलाइजर भी यूज किया जा सकता है, फॉस्फेट फर्टिलाइजर में। तो ये काफी सारे इसके एप्लीकेशन है। अब इसके अंदर लीगल फ्रेमवर्क क्या है इसका, यूरेनियम का इंडिया में, वो हम देखते हैं। तो लीगल फ्रेमवर्क क्या है, तो एमएमडीआर एक्ट 1957 में पास किया गया था। एमएमडीआर एक्ट क्या है, तो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट था ये। तो जाहिर सी बात है, माइंस और मिनरल्स, मतलब मिनरल्स के रिगार्डिंग रेगुलेशन करना है हमें। जो माइनर मिनरल्स है उसे, उसमें क्या है, इसमें पूरी ऑटोनॉमी दी गई है स्टेट्स को, मतलब आप कैसे भी उसके अंदर रूल्स मेकिंग कर सकते हो। पर जो मेजर मिनरल्स रहते हैं तो उसमें जनरली यूनियन गवर्नमेंट का मैनेजमेंट रहता है पूरा, जो कि एमएमडीआर एक्ट के अंदर आता है। और मेजर जो मिनरल्स रहते हैं वो जनरली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ही पूरा लेजिस्लेचर और पॉलिसी मेकिंग वही करती है। पर जो यूरेनियम है वो एटॉमिक मिनरल आता है, तो इसके लिए ये जो है, इसे मैनेज किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और इसके रिगार्डिंग एक एटॉमिक एनर्जी एक्ट भी है 1962 का, जो कि स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को जो कंट्रोल किया जाना चाहिए और इससे फ्रिक्वेंट रेडिएशन एक्सीडेंट्स को बचाना चाहिए। उसके लिए क्या क्या आपको सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, फिर कैसा डिस्पोजल होना चाहिए रेडियो एक्टिव वेस्ट का, और वगैरह वगैरह। और इसके अभी ये जो रिजर्व रहते हैं यूरेनियम के, वो काफी ज्यादा हमें रिच फॉरेस्ट रिजर्व्स में पाया जाता है, फॉरेस्ट एरियाज में काफी ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसलिए जो इसका अप्रूवल है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का भी नेसेसरी बन जाता है, मतलब इसकी परमिशन के बगैर आप निकाल नहीं सकते इसे। तो ये सब था लीगल फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग। तो अभी हम देखते हैं जो यूरेनियम है वो इंडिया में कहाँ पाया जाता है। मैप्स कंपलसरी रहता है जनरली, जो मेंस एग्जाम रहती है, अगर आपको पूछा गया यूरेनियम रिजर्व्स के रिगार्डिंग, जनरली पेपर 1 में पूछा जा सकता है ये। तो पेपर 1 जनरली ज्योग्राफी का मेजर सेक्शन रहता है, तो ज्योग्राफी में अगर ये ऐसा शॉर्ट में आपने मैप बनाया, ये इधर यहाँ यहाँ एक जनरल, इतना भी परफेक्शन की जरूरत नहीं है, हार्डली 10 सेकंड्स में आपका मैप बन जाना चाहिए, आपको प्रैक्टिस हो जाती है वैसे। तो ये आप लोकेट कर सकते हो, 3-4 जगह लोकेट करके आप बता सकते हो, और नीचे ऐसा टाइटल देके आप बता सकते हो कि ये मेजर यूरेनियम रिजर्व है इंडिया में, ऐसा एक बॉक्स करके। तो ये काफी अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर को। तो अभी हम देखते हैं कहाँ कहाँ है। तो अरवली जो रेंज है राजस्थान में, वहां पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मिला जाता है। फिर भीमा बेसिन है कर्नाटका में, यहाँ पे। फिर आंध्र प्रदेश में है। फिर ये जो बॉर्डर है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का, वहां पे है। ये सिंगबम बेल्ट है पूरा झारखंड में। और इसमें कौन से माइंस है, तो जादूगुड़ा, नरवा पहाड़, फिर कुछ कुछ नए माइंस भी है, ये आप देख सकते हो नाम। फिर बाद में मेघालय में है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी लिस्ट बताई गई है कहाँ कहाँ ज्यादातर पाए जाते हैं यूरेनियम रिजर्व। तो इसके ऊपर एक छोटा क्वेश्चन है, इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज यूरेनियम फाउंड इन इंडिया। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है आपको बताना है, अभी हमने देखा तो आप बता सकते हो यहाँ पे देख के। अभी न्यूज है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की। तो ये किसने इंडेक्स, कौन जारी करता है ये इंडेक्स, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि कोलैबोरेट किया है याल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ये पूरा, ये दो याल सेंटर याद रखिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये तीनों, अगर ये तीनों भी नहीं आए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो तय ही है, मतलब ये तो फिक्स ही है। तो इसमें क्या है, परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये, किसका परफॉर्मेंस है, तो एनवायरमेंट का परफॉर्मेंस कैसा दिया है कौन से कंट्रीज ने। तो 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दिए गए, उसे ग्रुप क्या है 11 इश्यू कैटेगरीज में। और ये इश्यू कैटेगरीज को इंटर्न एग्रीगेट किया है 3 पॉलिसी ऑब्जेक्टिव में, जो कि है एनवायरमेंटल हेल्थ, इकोसिस्टम वाइटलिटी और क्लाइमेट चेंज। ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और ये जो इंडेक्स रहता है ये 0 से 100 के स्केल में रहता है, जो कि वर्स्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब जितना ज्यादा नंबर उतना अच्छा ये रहता है, आपका स्कोर रहता है। और हम जो है इंडिया 168 थे 2020 में, और अभी हम कितना रैंक है हमारे इंडिया का 2022 का, तो 180 हो गए। और जो हमारा नेबरहुड है, जैसे कि पाकिस्तान हमसे ज्यादा अच्छा कर रहा है, बांग्लादेश भी अच्छा कर रहा है, नेपाल, चाइना, श्रीलंका, अफगानिस्तान भी अच्छा कर रहा है। और ये कुछ कुछ इंडिकेटर्स है उसके रिगार्डिंग ये पूरा बताया है। और जो टॉप 5 है वो डेनमार्क, यूके, फिनलैंड और माल्टा और स्वीडन है। तो ठीक है, इस पर हम एक छोटा क्वेश्चन देखते हैं। तो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। अभी न्यूज है जूस के रिगार्डिंग, जो जू रहते हैं एनिमल्स के लिए। तो उसमें क्या है, तो पहले परमिशन लिया जाता था, जो फॉरेस्ट में अगर आपको सेटअप करना है जू, तो उसके लिए आपको पूरा परमिशन लेना पड़ता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट है, उसके फिर अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज है उनके रिगार्डिंग आपको परमिशन लेना पड़ता था। पर अभी उसकी जरूरत नहीं है, एक विदाउट ग्रीन नोड, मतलब आपको डायरेक्टली आप कर सकते हो, ज्यादा कुछ इसमें झंझट नहीं है।
तो उसमें ये किसके अंडर आता है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंडर आता है ये। तो उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा देखते हैं। ये जो लाया था वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लाया गया था, और जो फॉरेस्ट सब्जेक्ट है वो की ट्रांसफर किया गया था स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट में हमने 5 चीजें लाई थी। आपने अगर पॉलिटी अच्छे से पढ़ा रहेगा तो आपको पता रहेगा। हाईकोर्ट के रिगार्डिंग कुछ तो था, एनवायरमेंट के रिगार्डिंग कुछ तो था, और ये फॉरेस्ट तो था ही, और 2-3 चीजें थी वो अभी याद नहीं आ रहे, पर ठीक है। इसका लाने का मेन पर्पज तो यही था कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, मतलब ज्यादा झाड़ जो है वो काफी ज्यादा गिराए जा रहे थे खुद के पर्सनल गेन्स के लिए, मेजरली जो इंडस्ट्रीज रहते हैं उनके लिए भी, तो उसको डील करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। और ये लॉ ने पूरा मैंडेटरी किया था कि जो स्टेट्स है उन्होंने अप्रूवल लेना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर कोई भी फॉरेस्ट लैंड को आपको यूज करना है फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पजेस। मतलब अगर फॉरेस्ट की यूज में कर रहे हैं तो फिर उसमें कुछ जरूरत नहीं है, आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पर अगर नॉन फॉरेस्ट का यूज है, मतलब फॉरेस्ट के भलाई के लिए नहीं पर उनके दूसरे पर्पज रहेंगे, तो उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज मतलब क्या, क्लियरिंग एनी फॉरेस्ट लैंड और पार्ट देयर ऑफ एनी पर्पज अदर देन रिफॉरेस्टेशन। मतलब अगर आप झाड़ तोड़ रहे हो, अगर वो झाड़ तोड़ के आप दूसरे झाड़ लगा रहे हो तो उसको बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। पर अगर आप झाड़ तोड़ रहे हो और उसके आगे आप कुछ नहीं कर रहे तो फिर आपको परमिशन लेना पड़ेगा। और नॉन फॉरेस्ट्री पर्पजेस कौन से आते हैं, तो कल्टीवेशन ऑफ टी, कॉफी, स्पाइसेस, रबर, पाम ऑयल रिच प्लांट्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सब आता है नॉन फॉरेस्ट्री पर्पजेस में। और जनरली जो कंजर्वेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, फॉरेस्ट का मैनेजमेंट हो गया, या फिर वाइल्ड लाइफ, उसे फॉरेस्ट पर्पजेस में माना जाएगा, मतलब नॉट कंसिडर्ड एज नॉन फॉरेस्ट पर्पजेस। ठीक है। फिर एक अथॉरिटी आती है सेंट्रल जू अथॉरिटी। ये किसने लॉन्च किया गया था, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का। तो ये प्रोवाइड करता है सेंट्रल जू अथॉरिटी, जो स्ट्रेंथन करता है नेशनल एफर्ट, जो कि जो बायोडाइवर्सिटी रहती है उसे कंजर्व किया जाए। और इसमें कौन रहता है, तो एक प्रेसिडेंट रहता है, 10 मेंबर्स रहते हैं और एक मेंबर सेक्रेटरी रहता है। और जो भी जू रहता है इंडिया में तो उसे अप्रूवल लेना पड़ता है ये CZA से, मतलब सेंट्रल जू अथॉरिटी से, जैसे नाम में ये सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो ठीक है, इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इसके रिगार्डिंग है 2 स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कौन सा सही है गलत है। अभी न्यूज है इथेनॉल ब्लेंडिंग की। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है वो हम देखेंगे आगे, पर हमने अभी इंडिया ने अचीव किया है 10% टारगेट जो पहले डिसाइड किया गया था, और अभी इसका टारगेट 20% क्या है वो हम देखेंगे आगे। ये किसका टाइमलाइन कितना है, 2025 तक हमें करना है, और इसे E20 भी कहा जाता है। इथेनॉल ब्लेंड मतलब क्या, पेट्रोल में थोड़ा इथेनॉल मिक्स करना, इसे बोलते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग। और इथेनॉल जो है उसका प्रोडक्शन आपको पता रहेगा, जो प्लांट्स का रेसिड्यू रहता है या फिर अलग अलग सोर्सेज से हम, मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज से हम इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए ये ग्रीन इनिशिएटिव माना जाता है। और इसमें ब्लेंड क्यों कर रहे हैं पेट्रोल में, अगर पेट्रोल में इसकी जो मात्रा है जो अगर बढ़ाई जाए तो पेट्रोल का जो इंपोर्ट है वो काफी हद तक हम कम कर सकते हैं, इसलिए हम इथेनॉल को ब्लेंड करके इसमें डाल रहे हैं, मतलब इथेनॉल ब्लेंडिंग कहा जाता है इसे। और इसे इथेनॉल को बायोफ्यूल भी माना गया है। बायो मतलब क्या, लाइव फ्यूल, मतलब लाइव मतलब बायो मतलब नेचुरली प्रोड्यूसिंग है, जो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, यीस्ट या फिर पेट्रोकेमिकल प्रोसेस सच एज इथेनॉल हाइड्रेशन, मतलब नेचुरल प्रोसेस से इसे बनाया जा सकता है। और हमारा ब्लेंडिंग टारगेट क्या है, तो गवर्नमेंट ने एडवांस किया है टारगेट 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है पेट्रोल में। ये काफी इंपॉर्टेंट, पेट्रोल, डीजल या पेट्रोल, तो पेट्रोल E20 क्या इसे कहा जाता है, E20 क्यों, तो 20% हमें ब्लेंड करना है टू 2025। पहले टारगेट था 2030, पर अभी इसे हमने कम किया है 2025, और हमने करंटली 8.5% ऑफ इथेनॉल ब्लेंड किया है पेट्रोल के साथ। और हमारे जो इंजन है वो भी हमें सपोर्ट करते हैं, मतलब ये जो पेट्रोल है इसे सपोर्ट करते हैं इथेनॉल को। इसका इम्पैक्ट क्या होगा इमिशन पे, अगर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल हमने यूज किया तो ये एमिशन जो रहते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इनका एमिशन काफी हद तक कम हो जाएगा। और जो अनरेगुलेटेड कार्बोनिल एमिशन रहते हैं, जैसे एसिटाल्डिहाइड एमिशन या फिर दूसरे भी है, तो उससे तो कम ही एमिशन होगा E10 और E20 अगर हमने कंपेयर किया नॉर्मल पेट्रोल से। तो ये सब था इथेनॉल ब्लेंडिंग के रिगार्डिंग। तो अभी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं हमने, तो वो देखते हैं हम क्या है। अभी जैसे मैंने बताया एक नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स आया था 2018 में, तो उन्होंने जो टारगेट था 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का, तो उन्होंने टारगेट दिया था 2030। फिर जो मिनिस्ट्री है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की, तो उन्होंने मैंडेट किया था कि जो स्टिकर्स लगाया जाए व्हीकल्स पे जिसमें E20, 85, E100 कंपेटिबिलिटी रहेगी। इससे क्या होगा, तो एक वे मिल जाएगा फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स मतलब क्या, जो कि इजीली ब्लेंड रहते हैं, मतलब कौन से भी रेशियो में ब्लेंडेड पेट्रोल में वो चल सकते हैं, जैसे E20 से लेके E100 तक। अगर 100% ने आपने पूरा इथेनॉल डाल दिया तो व्हीकल चल सकते हैं, उसे फ्लेक्सिबल इंजन कहा जाता है।
और E100 पायलट प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया था पुणे में ही। फिर बाद में प्रधानमंत्री G1 योजना 2019 में लॉन्च किया था। इसका एम क्या था, तो इससे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को बूस्ट करना और रिसर्च और डेवलपमेंट में भी बूस्ट करना 2G इथेनॉल सेक्टर को। अभी 2G इथेनॉल सेक्टर क्या है, अभी 1G है, 2G है, 3G और 4G है। ये मोबाइल स्पेक्ट्रम नहीं है। 1G मतलब क्या, 1G मतलब जो हम खा सकते हैं, जैसे कि जो एडिबल बायोमास रहते हैं, जैसे शुगर केन हो गया, व्हीट हो गया, कॉर्न हो गया, तो उसमें से जो निकाला जाता है, तो उसमें से हम इथेनॉल बना सकते हैं। तो इसलिए फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है इसे। फिर सेकंड जनरेशन में क्या आता है, जो नॉन एडिबल है, मतलब इसे हम खा नहीं सकते, जैसे कि वुड हो गया, स्ट्रॉ हो गया, ग्रास हो गया, वेस्ट हो गया। और थर्ड जनरेशन में क्या है, तो अलगल बायोमास है, मतलब जो अलगी रहता है, तो उसमें से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो फोर्थ जनरेशन रहता है वो ब्रेक थ्रू है, जैसे कि जो पायरोलिसिस है, मतलब सोलर टू फ्यूल है, फिर गैसिफिकेशन है, तो ये 4G हो गया। तो ये 4 जनरेशन है इथेनॉल जनरेट करने के। तो उसमें से इथेनॉल सेक्टर 2G को इन्होंने बूस्ट करना है, मतलब जो नॉन एडिबल बायोमास है, तो उसमें से हमें ज्यादा से ज्यादा करना है। फिर बाद में ये गोबर धन स्कीम थी, मतलब गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन स्कीम। तो ये जैसे ही नाम से ही है, तो ये विलेज क्लीननेस के रिगार्डिंग है, काफी ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और इसमें से क्या है, जो कैटल और ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसे हम वेल्थ, मतलब हम एनर्जी भी क्रिएट कर सकते हैं और उससे मिलने वाला वेल्थ भी हो सकता है। इससे क्या होगा, जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज है रूरल एरियाज में वो बढ़ जाएगी और इनका जो फार्मर्स का इनकम है वो भी बढ़ जाएगा। फिर बाद में रूको इनिशिएटिव लिया गया था FSSAI ने, मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आप कौन सा भी पैकेट देखते हो, जैसे चिप्स हो गए या फिर बिस्किट्स हो गए, तो उसके पीछे आपको FSSAI का पूरा एक छोटा सा लोगो दिख जाएगा। तो ये पूरा उनके द्वारा ही पूरा स्टैंडर्ड्स असाइन किए जाते हैं कि इतना स्टैंडर्ड्स में ये होना चाहिए। तो वैसे ही इन्होंने इनिशिएटिव लिया था रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल। जो कुकिंग ऑयल है उसे बायोडीजल में कन्वर्ट या फिर कलेक्ट करके उसे कन्वर्ट करना। तो ये रुको का ये इनिशिएटिव था, मतलब रुको ये इनिशिएटिव है। तो इस पर हम एक छोटा सा सवाल देखते हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, इसको आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। चलिए नेक्स्ट इश्यू की तरफ चलते हैं। अभी एनवायरनमेंट के 1 लाइनर्स है, मतलब ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं इसमें है वो फैक्ट ही रहेगा मेजरली। तो अभी कॉमनवेल्थ ने अडॉप्ट किया है लिविंग लैंड चार्टर। अभी लिविंग लैंड चार्टर क्या है, तो एक नॉन बाइंडिंग लिविंग लैंड चार्टर मैंडेट करता है जो मेंबर कंट्रीज है वो सेफगार्ड करेंगे ग्लोबल लैंड रिसोर्सेज को, और जो लैंड डिग्रेडेशन है उसे कम करेंगे। उसके साथ साथ हमें क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस को भी उसके अगेंस्ट भी लड़ना है। तो ये सब था लिविंग लैंड चार्टर जो कि कॉमनवेल्थ ने अडॉप्ट किया है। फिर बाद में रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट GSR 2022 है, ये रिपोर्ट है रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट। ये रिलीज किया गया था रेन 21 क्या है, तो रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क फॉर द 21st सेंचुरी। 21 मतलब 21st सेंचुरी है, और रेन मतलब रिन्यूएबल एनर्जी बोल सकते। तो ये पूरा रिपोर्ट क्या रहेगा, ये नाम से पता चलता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसमें क्या क्या आपने प्रोग्रेस किया है, उसके रिगार्डिंग ये पूरा रिपोर्ट रहेगा। मतलब आप बस इतना याद रखिए कि रेन 21 ने ये पब्लिश किया है, इतना ही है, बाकी तो जनरलिस्टिक स्टेटमेंट्स है। फिर बाद में रिसेंटली एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIU, क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया WRI और उनके पार्टनर्स ने एक लॉन्च किया इंडिया का पहला नेशनल कोalition प्लेटफॉर्म, जो कि है अर्बन नेचर बेस्ड सोल्यूशन। अर्बन नेचर बेस्ड सोल्यूशन क्या है, तो जनरली अभी अर्बन नेचर बेस्ड मतलब क्या, जो अर्बन एरियाज है जनरली तो ये पूरे कंक्रीट के ही है, कंक्रीट फॉरेस्ट कहा जाता है जनरली, फॉरेस्ट भी नहीं बोल सकते, कंक्रीट ही है पूरा। तो उससे काफी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है और इसके ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसे मॉडिफाइड इकोसिस्टम में कन्वर्ट करना है हमें, मतलब अच्छे इकोसिस्टम में कन्वर्ट करना है, जैसे सस्टेनेबली मैनेज हो, फिर जो नेचुरल इकोसिस्टम है उससे ज्यादा से ज्यादा इको कर सके और अच्छा ह्यूमन वेलबींग और बायोडाइवर्सिटी को भी बेनिफिट हो। तो इसके लिए नेचर बेस्ड सोल्यूशन जो कि अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। ये कहाँ लिया गया था, तो ये अभी 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम हुआ था, तो उसमें लिया है। तो इस पर अभी हम देखते हैं क्वेश्चंस। अभी ये रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज वाज रिलीज्ड बाय, किसने रिलीज किया गया था, तो ये 4 ऑप्शंस है। फिर बाद में जो टर्म कैप एंड ट्रेड, ये समटाइम ये न्यूज में था, तो उसके रिलेशन में किसके रिगार्डिंग ये रिलेटेड है, ये 4 ऑप्शन है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसकी जो PDF है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उस पर टेलीग्राम लिंक भी दिया है, तो उसमें पूरा PDF में डालता रहता हूँ, तो उसमें आप देख सकते हो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो ये सब्सक्राइब बटन है, उसके आगे एक बेल आइकन आएगा,
तो उसमें ऑल क्लिक करिएगा, मतलब जो भी मेरे आगे वीडियोज आती रहेगी वो आपको नोटिफाई किया जाएगा। थैंक यू।